मेनली जो थोड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा मैं मेंशन कर लेता हूँ कि हमने एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और उसी एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और ये तो बचपन वाली बातें हैं कि जो ml की वैल्यूज़ हैं वो -L2 + L तक के ऑल इंटीजर्स होते हैं। और जो बड़ी लोगों की बातें हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यही क्वांटम मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन थी स्पेस क्वांटाइजेशन की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन जो है कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन नहीं हो सकती, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, एंड दैट इसेंशियली लीड्स टू द रेस्ट्रिक्शन ऑन द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग अ पर्टिकुलर एक्सिस चोजन एज z एक्सिस। जैसे ऐसे ही कुछ चेक करते हैं कि अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक ऑर्बिटल है 2px और एक ऑर्बिटल है 2py, ठीक है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस विल यू बी एबल टू आंसर दैट और नॉट, वो इम्पोर्टेंट है। फैक्ट्स तो हमने देख लिए। तो इफ़ आई हैव दीज टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स एज यू कैन सी, तो अगर तुम्हें ये पूछा जाए कुछ लाइन ऐसी कि इनका रेडियल वेव फंक्शन, इनका एंगुलर वेव फंक्शन, इनका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, इनका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, इनके एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट, तुम्हें दो वर्ड्स में से एक वर्ड चूज करना है, सेम डिफरेंट फॉर एवरी क्वांटिटी मेंशन्ड हियर। तो तुम्हारे सामने 4 क्वेश्चंस हैं। पहले तो सेम डिफरेंट को आंसर करने की कोशिश करो, और फिर अगर सेम है तो ठीक है, डिफरेंट है तो फिर वो हम लोग हाईलाइट करेंगे कि अच्छा कितना डिफरेंट है। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सम क्विक रिस्पॉन्सेस, क्या लगता है तुम्हें फर्स्ट वन में क्या बोलोगे? लिख लो क्वेश्चन को आराम से। इट्स अ गुड क्वेश्चन विच काइंड ऑफ समराइजेज ऑल द क्वांटिटीज, या जो भी रूल्स हमने सीखे हैं रिवाइज किए हैं उनको अच्छे से समराइज करता है ये। बड़ौदा से भी बच्चे हैं। अनीश, तुमने लेक्चर अटेंड किया था प्रीवियस? हेलो हेलो अनीश, इससे पहले का लेक्चर अटेंड किया क्या तूने अभी? किया था? तो बता पहले का क्या जवाब होगा, सेम या डिफरेंट? आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट। क्या अनम्यूट नहीं हो रहा है? क्यों? सबके साथ है क्या ये प्रॉब्लम? ऐश्वर्या, इनको अनम्यूट करने का दो ना, ग्लिच है कुछ। अच्छा तेरा ही कुछ ग्लिच, ठीक है। तो सेम डिफरेंट तो बता कुछ, क्या लगता है रेडियल वेव फंक्शन 2px और 2py का सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम ही होगा। जो रेडियल वेव फंक्शन है वो 2 और p पार्ट, 2 और p पार्ट,
ये दोनों डिसाइड करते हैं। एज लॉन्ग एज इट इज़ टू पी सेम ही होगा। अगर मैं चेंज कर दूँ कि ये को 2px लिखूँ और यहाँ पे मैं सपोज 2s कर दूँ तो भी डिफरेंट हो जाएगा, और अगर मैं 3px कर दूँ तो भी डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस कि जो रेडियल वेव फंक्शन है वो n और l दोनों मिल के डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ फॉर्मली पता होगी तो हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। रेडियल वेव फंक्शन n और l मिल के डिसाइड करते हैं, हम ग्राफ्स जो बना रहे थे वो सब। तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी सेम बिकॉज n एंड l इज सेम। और इसका हमने ड्राइंग भी बनाया था कि इसमें कोई रेडियल लोड नहीं होता है और एक पहाड़ जैसा बन जाता है। एंगुलर वेव फंक्शन, उसके लिए भी मैंने हाईलाइट, इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले जब पढ़ रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ एल पार्ट से डिसाइड होता है, इतना मैं बोला था तुम्हें। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये दोनों का एंगुलर वेव फंक्शन सेम होगा, तो ये भी ठीक है, बराबर है। और somebody would like to differ? टू पी एक्स और 2py का एंगुलर वेव फंक्शन डिफरेंट होगा। It won't be same. ड्राइंग से भी समझ सकते हो, अगर ज़्यादा कुछ इक्वेशन अगर नहीं आती है तो हमें पता है इसकी इक्वेशन तो मैंने सिखाई नहीं था, बट वी डोंट नीड इट। अगर 2px ऐसा होता है तो 2py ऐसा होता है, तो ऑब्वियसली अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी है दोनों की, तो डिफरेंट होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दैट वुड बी सेम, और मैं वैल्यू भी बता देता हूँ, √2 × h/2π, दोनों के लिए सेम होगी। दिस वोंट बी सेम, इट विल बी डिफरेंट, क्योंकि मैं जब ये दो लाइनें हटा देता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द वेक्टर एज ए होल, और 2px और 2py का एंगुलर मोमेंटम वेक्टर अलग डायरेक्शन में होता है, और उसका एविडेंस है Lz अलग होता है दोनों का, तो Lz जो है वो भी डिफरेंट होगा। एक का अगर -1 × h/2π है तो दूसरे का +1 × h/2π। अब अगर कुछ इसमें तुम्हें काउंटर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। ये जो 2pz होता है ना, उसका Lz 0 × h/2π होता है, मतलब ml 0 होता है। ये भी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है, याद रख सकते हो। ठीक है, और जो 2px और 2py होते हैं उनका Lz +1 × h/2π, और it could be minus also, can be called plus also and minus also, doesn't matter। और जो py है उसका Lz could be called minus और plus। +1 और -1, -1 और +1। That's how you'll assign the magnetic quantum numbers to these different orbitals। ठीक है, कि 2pz को हमेशा ml0 असाइन करना है, पर 2px और 2py को +1 और -1 इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर ये +1 है तो वो -1, वो -1 है तो ये +1। अब यही चीज़ मुझे डी ऑर्बिटल्स के लिए करवानी है तुम्हें। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डी ऑर्बिटल्स तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप L × L+1 वाला फॉर्मूला लगाओगे उनके लिए। तो जितने भी डी ऑर्बिटल्स होते हैं सबके लिए L2 के हिसाब से जाओगे तो 2 × 3 √6 हो जाता है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर
मोमेंटम ऑफ ईच डी वेव फंक्शन, कोई भी एन हो चलेगा, बिकॉज एन का कोई लेना देना नहीं है एंगुलर मोमेंटम से, फॉर्मूले में देख सकते हो। तो जब आप वेव फंक्शन का यानी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना बोलते हो, तो स्पेस क्वांटाइजेशन जो रूल हमने देखा, दैट रूल विल डेफिनेटली गिव यू दिस राइट टू से कि जो √6 टाइम्स h/2 है उसका component along z axis. So this theta is what? Angle between the L vector and z axis. This must be integer times h/2. ये आपका स्पेस क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल बोलता है। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटाज आ जाएंगे, विच विल गिव यू डिफरेंट डिफरेंट स्पेस क्वांटाइज्ड स्टेट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, which eventually leads to अलग अलग ओरिएंटेशंस ऑफ द d ऑर्बिटल्स। तो अगर आप यूज़ करो तो cos थीटा की वैल्यू ये तो सब कैंसिल, इंटीजर बाय √6 यानी 0/√6, और इट कुड बी ±1/√6, or it could be ±2/√6. Obviously it can't be ±3/√6, इंटीजर्स रख रहा हूँ मैं न्यूमरेटर में, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये >1 होता है। ठीक है, तो आगे वाले सब रूल आउट हो जाएंगे और ये वाली जो है 5 केसेस बन जाएंगे तुम्हारे सामने। तो ये जो 5 केसेस हैं इनके नाम वगैरह भी रिवाइज कर लेते हैं। जो ml = 0 है यानी जिसका LZ 0 होता है, ठीक है, 0, वो होता है dz² ऑर्बिटल, 0 टाइम्स h/2. सो आई एम गिविंग यू द नेम इन दिस रो, और ये जो सेकंड नीचे रो बनाए ये एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट बताया जा रहा है, और ये जो लिखा है इधर बाजू में ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो 0 इसके साथ रिलेट करना है हमेशा, जैसे p के केस में मैंने pz के साथ रिलेट किया था 0, क्योंकि z एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो इसलिए उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट z एक्सिस 0 होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे सिमेट्री हटती है z एक्सिस से, यानी आ गया तुम्हारा dxz और dyz, और फिर आ गया dxy और dx² - y²। ठीक है, तो फिर आप चलो ±1 लिख देते हैं h/2, this would be -+1 times h/2. This would be ±2 times h/2. This will be -+2 times h/2. ये सेट अच्छे से समझ लो, लिख लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो। LZ नेम ऑफ ऑर्बिटल, तो अब कोई पूछे कि dxy ऑर्बिटल जो होता है उसके क्वांटम नंबर्स बताओ, तो n बताओ, l बताओ और ml बताओ, लेट्स से कोई पूछे ऐसे, तो n तो हम लोग बोलेंगे इतना बोलने से तो पता चलेगा नहीं, कांट से, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन में n की कोई बात ही नहीं हो रही है। अगर यहाँ एक नंबर लिखा होता तो हम बता देते थे। l की वैल्यू हमें पता है 2 होती है, जैसे d देखा, और dxy देखा तो हम लोग बोलेंगे इट इज ईदर +2 और इट इज -2, एनी ऑफ दीज 2 इज करेक्ट। जो z वाले हैं dxz और dyz उनके लिए +-1 यूज करना है, और dz² के लिए 0 यूज करना है। और वो यूज करना है मतलब जस्ट उसको कोड की तरह मत समझो, दे गिव यू अ फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट। और इसके आगे फिर f ऑर्बिटल होगा तो उसमें एंगुलर मोमेंटम और भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो हमारे डिटेल में है नहीं, सिलेबस में ही नहीं है, तो हम करेंगे नहीं। तो इतना पता होना चाहिए। फिर जो ड्राइंग वाइंग अगर तुम्हें आती है तो ठीक ही है, ये ऐसा ऐसा होता है,
ये जेड एक्सिस है और ये जो है ये एक्स वाई प्लेन है. दिस इज द ड्राइंग ऑफ डी जेड स्क्वायर. ठीक है, इसमें ये जो है ये सरफेस जो रेड वाली सरफेस है ये एंगुलर नोड है नंबर 1. और एक ऐसी ही कोनिकल सरफेस नीचे होती है, ये हो जाता है एंगुलर नोड नंबर 2. सो इन वन वे डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज वेरी स्पेशल बिकॉज आउट ऑफ ऑल द डी ऑर्बिटल्स जितने भी पांचों उनमें से ये इकलौता ऐसा है जिसके एंगुलर नोड्स कोनिकल सरफेसेस होते हैं. बाकी सारे के जो एंगुलर नोड्स है चारों के वो प्लेनर सरफेसेस होते हैं, यानी नोडल प्लेन्स होते हैं. दिस डी ऑर्बिटल डजंट हैव नोडल प्लेन्स, इट हैज नोडल कोन्स. ठीक है, और ये अगर बना के दे दूं तो फिर बाकी भी समझ में आ जाएंगे. तो आई एम जस्ट ड्राइंग डी एक्स जेड. तो ऐसा एक्स एक्सिस बनाओ, जेड एक्सिस बनाओ और ये ऐसा ऐसा. ठीक है, तो डी एक्स जेड बोलते इसलिए क्योंकि एक्स जेड इक्वल टू 0 बिकम्स द इक्वेशन ऑफ इट्स एंगुलर नोड्स. तो मैथमेटिकल इक्वेशन है उन प्लेन्स की. एक्स जेड इक्वल टू 0, यू नो इट लीड्स टू एक्स इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0 रूट्स. ये हो गया एक्स इक्वल टू 0 प्लेन और ये हो गया z इक्वल टू 0 प्लेन. बोथ आर प्लेन. दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज वर्टिकल प्लेन. ठीक है, ये दो नोड्स हो गए और ये नोडल प्लेन से क्लियरली. अगर डी एक्स जेड सिखा दिया तो डी एक्स वाई भी सीख जाओगे. उसमें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 नोड्स बन जाएंगे. यानी आप x एक्सिस और y एक्सिस बनाओ और ऐसी चार पत्तियां बना दो उसके अंदर. डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x square minus y square is equal to 0 will become the equations of the nodal planes, which means x equal to y and x equal to minus y. ये होंगे nodal planes. So clearly x equal to y is this, x equal to minus y is this. ये नोडल प्लेन्स है. यहाँ नहीं होनी चाहिए वेव फंक्शन, मतलब वेव फंक्शंस की वैल्यू 0 होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए. तो इसके बीच बीच में आप ड्राइंग कर दोगे ऐसे. So this is your dxy, sorry dx square minus y square. ठीक है, so ये अलग अलग ओरिएंटेशंस और उनके सिग्निफिकेंस और उनकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस क्या है, सारी चीज़ें बता दी मैंने. तो मिटा दूँ ये सब, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. और उसके बाद हम लोग आते हैं चौथे क्वांटम नंबर पे, विच इज़ स्पिन क्वांटम नंबर. और उसके रिलेटेड भी एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ी रेयरली बच्चों को पता होती है, या फिर थोड़ा क्या बोलते हैं वो कन्फ्यूजन हो जाता है एग्ज़ाम में, तो वो क्लियर कर लेंगे उससे. तो इतना तो समझ में आ गया कि हमने जो भी क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं आफ्टर योर प्रिंसिपल, विच इज़ वेरी सिंपल, वो 1 2 3 4 वाला, which essentially decides how far the maxima is. जैसे मैंने ग्राफ भी बना के दिया था तुम्हें 2s 2p का रेडियल वेव फंक्शन का, तो देखा था कि दोनों मैक्सिमा लगभग सेम जगह पे आ रहे हैं. 3s 3p 3d उनके मैक्सिमा लगभग सेम जगह पे होंगे. 4s 4p 4d 4f उनके मैक्सिमा सेम जगह पे होंगे. वो सब हम मैक्सिमा से कनेक्ट करते हैं 4 1 2 3 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को. बाकी क्वांटम नंबर्स हमने देखा कि दे आर मोर और लेस रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम ओनली, कुछ मैग्नीट्यूड के साथ तो कुछ उनकी डायरेक्शंस के साथ. तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी टेबल टाइप बना लेते हैं, उसी के थ्रू अपन स्पिन क्वांटम नंबर भी कवर कर लेंगे. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का नाम. ठीक है, सिंबल इसका L होता है.
एंड इट बेसिकली टेल्स यू वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल वाला, इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ये खत्म। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, ये वाला क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम ml से सिंबलाइज करते हैं, और वैल्यूज तुम्हें पता है -L2 + L, बट इट सिग्निफाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ml टाइम्स h/2π इज दी Lz। तो ये हो गया। फिर अपन अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसको S से लिखते हैं, एंड इट्स वैल्यूज आर नहीं, वैल्यू इज हाफ, 1/2। स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो एक्चुअली ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, जो इसी से डिराइव्ड है, और इसको ms लिखते हैं, और इसके वैल्यूज होते हैं +½ और -½ वाई? बिकॉज इट टेल्स यू ls ms टाइम्स h/2π, ऐसे लिखते हैं Lz ड्यू टू स्पिन। तो 3-4 दो चीज़ें यूज़ की है मैंने, कुछ भी कंफ्यूजन है बता दो। इट्स कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन इज अ स्पिन हाफ पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स, ज़्यादातर जो मैटर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, दे आर ऑल स्पिन हाफ पार्टिकल्स, चाहे वो प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो, उन सब की ये प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव स्पिन एंगुलर मोमेंटम विच इज़ possible to calculate from this. It is not value of angular momentum, it is the number which can help you to calculate angular momentum. Just like L is not angular momentum, but it helps you to calculate angular momentum. So why not write that here? कि जैसे आप कैलकुलेट करते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वैसे हाउ अबाउट कैलकुलेटिंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम? तो किसी को मालूम है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? कोई बोल के बताएगा? Anybody know this spin angular momentum कैसे कैलकुलेट करता है? √3/2 h/2π। h/2π को किससे मल्टीप्लाई करना है? सर √3/2, √1/2 1/2 प्लस। हाँ, मतलब s × s+1, वैसे ही फॉर्मूला है लगभग, h/2π। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +½ है, और एक इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -½ है, जिसको अपन केमिस्ट्री में शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वंस यू लर्न दिस यू विल रियलाइज कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली सेम है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में कोई फर्क नहीं है, दोनों का सेम है, बस फर्क है स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, एक का +½ है और एक का -½ है, क्योंकि स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हेल्प्स यू फाइंड आउट इस एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट, यानी स्पिन की वजह से z एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन का अलग अलग है। तो इन वे ऐसे भी बोल सकते हो कि दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन एंगुलर मोमेंटम सेम है मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन में अलग है, इसी वजह से उनका z कंपोनेंट अलग हो गया है। जैसे मतलब जस्ट लाइक दिस, कि सपोज ये z एक्सिस है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ls ऐसा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का ls ऐसा होगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल। तो एक का कंपोनेंट पॉजिटिव ½ h/2π है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट नेगेटिव ½ h/2π है। तो ये तो हो गया स्पिन क्वांटम नंबर और स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का मीनिंग।
तो समझ सकते हो, एक वर्ड मैग्नेटिक जैसे आ जाता है किसी क्वांटम नंबर में, तो वो उसी के करस्पॉन्डिंग, मतलब ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये स्पिन और स्पिन मैग्नेटिक, ऑर्बिटल और ऑर्बिटल मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो होते हैं दे आर बेसिकली रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शंस, और ये जो होते हैं ये एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड्स। और एंगुलर मोमेंटम दो टाइप के हैं, एक तो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब न्यूक्लियस के अबाउट घूमने का एंगुलर मोमेंटम, और एक स्पिन वाला एंगुलर मोमेंटम। दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम और उन दोनों के ही अपने अपने डायरेक्शंस। तो उसकी डायरेक्शन पे रेस्ट्रिक्शन इससे एलैबोरेट होती है, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एलैबोरेट करता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शंस को। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो हंट्स रूल जिसके ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि हंट्स रूल बोलता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो उसका फॉर्मूला सिंपल है, 2 S + 1 ऐसे कर लेते हैं लोग। कैपिटल एस क्या है, ये कैपिटल एस है n का हाफ, ठीक है। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया किसी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का, तो आप उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो कि आप सबसे पहले उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढो, उसका आधा करो तो कैपिटल एस आता है, फिर उसका डबल करो तो मतलब शॉर्ट में ये बोल सकते हो कि n+1, ठीक है। बट कभी कभी वो कैपिटल एस भी अलग से पूछ सकते हैं, विच इज़ टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, हाफ 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 सबका ऐड किया, ठीक है। तो एस कैपिटल एस अलग से पूछा है तो ये करना है, डायरेक्टली अगर आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के उसमें 1 ऐड कर दो। तो जैसे अगर मैं बोलूँ हीलियम, तो हीलियम की स्पिन मल्टीप्लिसिटी और नाइट्रोजन की कुछ एटम्स की निकालते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की, और एक काम करो, फर्स्ट एक्साइटेड, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन।
तो ये वाला तो इजी है, सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ जो लिखे हैं वो तो चेक कर रहे हो, इसको थोड़ा मैं समझाऊंगा अभी। पर हीलियम का सब जानते हैं अपन, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, प्लस हाफ माइनस हाफ, सो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑब्वियसली 0+1 यानी 1 हो जाएगी। इसको सिंगलेट स्टेट बोलते हैं। नाइट्रोजन में जाओ तो ये सब तो पेयर्ड छोड़ो, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, सो ऑब्वियसली आंसर इज 3+1 दैट इज 4। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गई नाइट्रोजन की। क्वाड्रिलेट स्टेट बोला जाता है, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट ऐसे। सो ये हो गया। अब इसमें आ रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन का, कि सबको एक एक करके फिर यहाँ पे एक रिपीट किया हुआ है। यू वांट टू गो फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो तुम्हें इससे हायर एनर्जी का स्टेट लिखना है। और ये ऑर्बिटल्स कौन से तुम्हें पता है, 1s 2s, और ये 2px है, 2py है, 2pz है, ऐसे। तो एक थोड़ा ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना है या फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना है। तो इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करना है हमें, क्योंकि अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखते हो तो दैट विल बी लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसको पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, जो कम होती है। और अगर आप यहाँ से वहाँ भेजते हो तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब पेयर करना विल रिक्वायर लेस एनर्जी, एंड बिकॉज दे आर आस्किंग द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब मिनिमम एनर्जी देके जो एक्साइटेड स्टेट बनती है, तो आप हमेशा इसको पेयर वाला स्टेट लिखोगे। तो मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, ये है ऑक्सीजन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एनर्जी में ज़्यादा है। पुरानी ऑक्सीजन जो लिखी थी और ये अभी जो ऑक्सीजन लिखी है, इसमें इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी में जो फ़र्क है उसको हम 1 टाइम्स दी पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, बिकॉज यू हैव जस्ट पेयर्ड देम, और उसकी पेयरिंग की वजह से जो एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, उसको पेयरिंग एनर्जी बोला जाता है। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो देख सकते हो ऑक्सीजन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हीलियम की तरह ही सिंगलेट स्टेट हो जाएगा, सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। तो कार्बन के लिए हमें मालूम है कि 1s टाइप के 2, फिर 2s टाइप के 2, और फिर ये 2px 2py और 2pz जो रहते हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं। सो दिस इज योर ग्राउंड स्टेट कार्बन। इफ टॉक अबाउट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो जैसे हमने बोला था, जस्ट पेयर इट, बिकॉज पेयरिंग रिक्वायर्स लेसर एनर्जी देन मूविंग इट टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो मैं नीचे जो लिख रहा हूँ ये तुम्हारे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया कार्बन का, ये एम्प्टी, ठीक है। बट दे आर आस्किंग फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो मतलब हमें थोड़ा और एनर्जी देना है। तो अब मुझे फिर अभी आगे भेजना ही पड़ेगा, तभी हम लोग बोल पाएंगे। अब सवाल ये है कि इसको आगे भेजना है या फिर इसको आगे भेजना है या इसको आगे, क्योंकि आगे 2 लेवल्स हो गए ना मेरे पास। तो तुमने देखा होगा, सुना भी होगा ये कि आगे जो है वो 3s है। ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब चेंज करते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। यू नो दी n+l रूल एंड ऑल दैट, कि n इज़ अ बिगर इम्पैक्ट ऑन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स देन l। तो यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन यहाँ से वहाँ लेके जाना कम एनर्जी लगेगी। तो हम लोग बेटर है इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। मैं चलो इसको मिटाता हूँ। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ताकि सब दिख जाए ठीक। अब मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ। तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को उधर भेजा, इनमें से किसी में, किस सेकंड था ये, बट दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, क्योंकि ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रखूँगा तो कम एनर्जी के रहेंगे। आई नीड टू राइट इट दिस वे, ठीक है। अभी अब अगर इसको पेयर करता हूँ तो वो और थोड़ी हायर होगी ना, तो उधर तक नहीं जाना, तो मैं इस स्टेट में रहना। तो इन दोनों में फ़र्क है पेयरिंग एनर्जी का, विच इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और फर्स्ट से और थर्ड, ये ग्राउंड और ये और आगे वाले एक्साइटेड स्टेट में 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस का फ़र्क है। यानी इसमें और इसमें जो फ़र्क है डेल्टा ई, वो एनर्जी ऑफ 2p माइनस एनर्जी ऑफ 2s। तो क्लियरली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर। सो यू हैव स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 + 1 दैट इज 5।
तो नीचे वाला मिटा रहा हूँ, उनको ठीक से लिख देना। ये कोई भी एक्साइटेशन में दिक्कत आ रही है तो पूछ लो। शायद मैंने हीलियम का भी वो लिखा था फर्स्ट एक्साइटेड, वो तो सिंपल ही है। हीलियम की ग्राउंड स्टेट ये होती है, तो हीलियम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये हो जाएगी। फिर आपको 1s से 2s जाना ही पड़ेगा एंड रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हीलियम को एक्साइट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एंड ये ट्रिपलेट स्टेट हो जाएगी। तब पढ़ रहे हैं और जानी मानी सर कार्बन का एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, ये है कार्बन का ग्राउंड स्टेट, वो तो सबको आता ही होगा। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का 1s2 2s2 2p2 और एक खाली। फिर ये नीचे लिखा है, ये है कार्बन का ग्राउंड स्टेट नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब कैसे कैसे एक्साइटेड कैसे, क्योंकि मैंने पेयर कर दिया इलेक्ट्रॉनों को। जब भी आप किसी गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्साइट कर रहे हो और आपको पहली एक्साइटेड स्टेट में जाना है, पहली एक्साइटेड स्टेट का बच्चों मतलब क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी देके एक्साइट करना, जस्ट हायर एनर्जी स्टेट। तो मिनिमम एनर्जी की जब वो बात कर रहा है तो आप हमेशा पेयरिंग एनर्जी पहले चूज़ करोगे, बिकॉज पेयरिंग एनर्जी, पेयर करने में जो एनर्जी बढ़ती है वो बहुत कम होती है। तो मुझे जब ये बोला गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाओ, तो इसका मतलब कम से कम एनर्जी देके चेंज करना है कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं पेयरिंग प्रीफर किया। मिल गया मेरे को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब उसके बाद मैं और तो आगे पेयर कर नहीं सकता है, सब पेयर्ड ही पेयर्ड है। मुझे और एनर्जाइज करना है, अगर तो और एनर्जाइज करना है तो नाउ आई हैव टू चेंज दी ऑर्बिटल्स। जैसे मैंने वो कल 1 डायमेंशनल बॉक्स में कैसे बताया था कि अलग अलग ऑर्बिटल्स और अलग अलग एनर्जी के होते हैं, और वो अपने को n+l एटॉमिक स्ट्रक्चर में n+l रूल गाइड करता है कि जैसे जैसे n+l चेंज होता है एनर्जी चेंज होती है। तो मैं एक बार फर्स्ट एक्साइट स्टेट में आ गया, ये आ गया। अब मुझे और एक्साइट करना है, क्योंकि उन्होंने सेकंड एक्साइट स्टेट बोला था, और एनर्जी देनी है। तो जब तुम और एनर्जी दोगे तो या तो तुम्हें इनको आगे सरकाना पड़ेगा ऐसे आगे ऑर्बिटल में, जो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि 2p और 3s जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता है तो एनर्जी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो दिस विल रिक्वायर ग्रेटर एनर्जी। 2s को 2p करना विल रिक्वायर लेसर एनर्जी। तो हमने चूज़ किया कि क्योंकि लेसर एनर्जी से काम चलाना है, यहाँ से वहाँ भेजेंगे। तो जैसे ही मैंने लिखते थे वापस यहाँ पे ऐसा था, और जैसे ही आगे भेजा ये बना। बट इमीडिएटली मेरे को ये भी रियलाइज़ होगा कि क्यों इनको ज़बरदस्ती पेयर करके रखा है, इनको अलग करते हैं। क्योंकि अगर मैं पेयर करके रख रहा हूँ तो मैं 2s से 2p का एक्साइटेशन भी कर रहा हूँ और पेयरिंग का भी एक्साइटेशन कर रहा हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी योर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट अगर तुम लिखोगे तो उसको। तो इसलिए ये फोर्थ मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऐसे होगा। सर मींस प्रायोरिटी सबसे पहले पेयरिंग को ही देनी है। हाँ, बिकॉज पेयरिंग रिक्वायर्स मच लेसर एनर्जी। करेक्ट। सर सेकंड वाला बता दो ना एक बार। सेकंड वाला कौन सा, ये ना? हाँ, तो मैं ये हाँ। बोला था कि ये बना दिया ना, अब मुझे हाँ। ये बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है? ये क्योंकि ये 1s है, ये 2s है, तो लिख देते हैं ये गैप एनर्जी का फील करवा रहा हूँ। ये थोड़ा उससे ज़्यादा है, ये सेकंड एक्साइड से, और ये काफ़ी ज़्यादा है। ये तो 3 एरो डाल दो इसमें, ठीक है? और ये 2 एरो, तो ऐसा रहता है ये 3s वगैरह। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ में आ रही है कि स्टार्टिंग में एनर्जी गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर एनर्जी गैप्स घटते रहते हैं जैसे जैसे आप आगे जाते हो, पर विद इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी गैप्स कम रहते हैं। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन था, इसको और एक्साइट करना था, फर्स्ट एक्साइट स्टेट से सेकंड एक्साइट, इसको और एक्साइट करना था। तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को ले जाऊँ बहुत एनर्जी लगेगी, यहाँ से ले जाऊँगा तो भी बहुत लगेगी, तो मैंने सबसे कम एनर्जी वाला डिफरेंस चूज़ किया। तो मुझे लग रहा है यही है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है? तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को उठाया और यहाँ डाल दिया, ठीक है? तो मेरे को इतनी एनर्जी देनी पड़ी। बट नाउ आई ऑल्सो नो कि इसको मैं अनपेयर करके एनर्जी कम कर सकता हूँ, अनपेयर करके एनर्जी कम कर सकता हूँ। पेयरिंग से बढ़ती है तो अनपेयरिंग से घटती है, तो ऐसे ही है। अब एक नीचे लिखता हूँ और तो मैं और थोड़ा क्लियर हो सकता है कि इसको ऐसे रखता हूँ। सर फिर हमने एक एक्साइटेशन में 2 बार इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्यों चेंज की? नहीं, एक्साइटेशन एक ही है,
पर वो क्योंकि मैं इसके रिलेटिव कर रहा था, अगर तुम स्टार्टिंग के रिलेटिव देखो तो कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ से यहाँ डाला है ना, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में देखो, वो मेरे करने का तरीका ऐसा है, मतलब कि पहले मैं इसके थ्रू जा रहा हूँ तो मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है, पर अगर वो लिखूं मैं, तुम जो अभी बोल रहे हो वो लिखूंगा तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि इन दोनों में से बताओ कौन सी हायर एनर्जी का कार्बन है। कहाँ तक सब सेम है? नीचे वाला है ना, तो नीचे वाला हायर एनर्जी का है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, और वो डिफरेंस पता है पेयरिंग एनर्जी के बराबर, एंड देन यू गो अप अप अबव देयर, ये वाले भी अलग अलग कार्बन हैं, इनमें भी हमें पता है एनर्जी का फर्क है। तो जब तुम चारों कार्बन एटम्स की एनर्जी कंपेयर करोगे तो साफ दिखेगा दिस इज द लोएस्ट एनर्जी, दिस इज लिटिल हायर एनर्जी। मतलब अगर पहले वाले कार्बन की एनर्जी x जूल है, तो इस कार्बन की एनर्जी x प्लस पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, पेयर किया है सिर्फ, इस कार्बन की जो एनर्जी है वो होगी x प्लस एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2s एंड 2p, क्योंकि आपने देखो इसकी x की कंपैरिजन में क्या किया है, 2s से 2p किया और कुछ नहीं, और ये जो लास्ट वाला है उसकी एनर्जी होगी x प्लस एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2s एंड 2p प्लस पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि आपने इसके रिस्पेक्ट में एक पेयर भी कर दिया, दैट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ईच स्टेट, एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी लोएस्ट एनर्जी, थोड़ा हायर, थोड़ा और हायर, और थोड़ा और हायर। तो ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो मैं किस बेसिस पे कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है जब मैं ऐसे कर रहा होता हूँ, वो वही कैच करना है ना तुम्हें। तो चल रहा ये रहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करने के तरीके सोच रहे होते हो माइंड में, तो एन चेंज करना बहुत बड़ा बदलाव होता है एनर्जी में, फिर एल चेंज करना, और उसके बाद पेयर करना, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। सर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हम कितने भी इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एक्साइटेड स्टेट से चेंज करके बस एनर्जी पे चेंज कर रहे हैं। मतलब अगर हमको सेकंड एक्साइटेड स्टेट को ग्राउंड स्टेट मान ले, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को ग्राउंड स्टेट मान ले, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट इस केस में जो है वो उस केस में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कुछ भी करके आएगा, हाँ, मतलब अगर क्योंकि इसको एनर्जी ग्राउंड चेंज स्टेट पे ही मान लो डिपेंड। तो बोला तो ये फिर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। हाँ हाँ बट हम इसको ग्राउंड स्टेट नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उससे कम एनर्जी की एक स्टेट है ऑलरेडी। सर मैं बोलूँ कि हमको मतलब नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हम चेंज कर रहे हैं, किस पोजीशन से चेंज कर रहे हैं, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन इस पे डिपेंड कर रहा है कि एनर्जी का चेंज कितना है। हाँ एग्जैक्टली, एनर्जी का चेंज कितना करना पड़ रहा है वाइल यू आर चेंजिंग दी कॉन्फ़िगरेशन। और अब पता कैसे चलेगा तुम्हें कि वाइल यू आर चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी कितनी बदल रही है? ये नील्स बोर की ज़माना तो नहीं है कि आप फॉर्मूला लगाया 13.6 निकाल लिया, ये इससे बदलेगा। दिस इज़ योर गाइडलाइन। तो ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ तो है नहीं, पर एक क्वालिटेटिव गाइडलाइन तुम्हें मिल जाएगी कि चेंजिंग दी एन ब्रिंग्स अ बिगेस्ट चेंज इन एनर्जी, फिर उसके बाद एल, एंड उसके बाद सबसे कम चेंज इन एनर्जी हैपन्स बिकॉज ऑफ पेयरिंग। ठीक है, और ये क्या डाउट पूछे, एनर्जी डायरेक्शन ऑफ स्पिन पे कैसे डिपेंड करती है? एनर्जी डायरेक्शन या एनर्जी वैल्यू? एनर्जी डायरेक्शन ऑफ स्पिन पे कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्शन ऑफ स्पिन पे नहीं, इट्स नॉट अबाउट डायरेक्शन ऑफ स्पिन। जब आप दो को, इसको और इसको जब आप कंपेयर करते हो, तो शायद बच्चे ये समझ रहे हैं कि आपने स्पिन क्वांटम नंबर यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज किया, जिस करेक्ट चेंज किया, तो उसकी वजह से एनर्जी बढ़ी है क्या? नहीं, वो वजह नहीं है। वजह ये है कि पहले ये अलग अलग ऑर्बिटल्स थे, इनका एमएल अलग था, नहीं सर, ओरिएंटेशन सेम ओरिएंटेशन हो गई है, तो उसकी वजह से एनर्जी बढ़ी है। नहीं सर, डाउट ये अगर सपोज ऐसे हो कि हमारे पास एक मींस ऑर्बिट, एक केस ये हो कि स्पिन अपवर्ड है और दूसरी केस ये हो कि स्पिन डाउनवर्ड है सेम ऑर्बिटल में,
एनर्जी डिफरेंस आएगा उसमें? हाँ मतलब मैं समझ रहा, तू शायद ये पूछ रही है कि ये केस लेता हूँ हाँ, और एक ये केस लेता हूँ, है ना? यस यस सर। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश, तो अच्छा पढ़ती है। तो ये अगर केस लेंगे तो एनर्जी डिफरेंस आएगा क्या? तो यही बड़ा मुश्किल जवाब है इसका। ये इसका जवाब बेसिकली तुम्हें ऐसे तो फील हो रहा होगा कि ये हंट्स रूल को वायलेट करता है। ये तो सबको सबको पता है कि ये अगर कभी ऐसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस वायलेटिंग, दिस इज हंट्स रूल। यानी एक्चुअली ये बच्चा ये पूछ रहा है एग्जैक्टली कि हंट्स रूल का बेसिस क्या है, भाई चक्कर क्या है हंट्स रूल। जैसे पॉलीज रूल का बेसिस होगा कुछ कि क्वांटम नंबर्स चारों सेम नहीं हो सकते, तो हंट्स रूल का बेसिस क्या है? सो द फैक्ट इज दैट कि एनर्जी का इसके साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, इट हैज़ टू डू विद समथिंग एल्स। तो मैं वो उसमें जा नहीं रहा हूँ क्योंकि इट विल रिक्वायर सम मच मोर डीपर आइडियाज। बट एज इट इज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमाइजिंग द स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज़ व्हाट हंट्स रूल एडवोकेट्स। तो जब ऐसा होता है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है, और जब ऐसा होता है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम है, और कुछ नहीं। ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है? पर ये बात सही है कि एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? बट फिर भी इसको हम लोग नहीं प्रीफर करते और इसको हम लोग प्रीफर करते हैं। तो क्यों? बोले हंट्स रूल की वजह से, ऐसे बोलो। तो ये तो हो गया। और ये स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता है, ये सब मैंने जैसे तुम्हें बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और जो फोटॉन है, फोटॉन फॉर एग्जांपल, वो भी पार्टिकल होता है, दैट इज स्पिन वन पार्टिकल। मतलब उसका स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन्स की तरह हाफ नहीं होता, प्रोटॉन्स की तरह हाफ नहीं होता, न्यूट्रॉन्स की तरह भी हाफ नहीं होता। फोटॉन्स का वन रहता है स्पिन क्वांटम नंबर। जस्ट एक जनरल नॉलेज की बात है, पता हो तो ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लिसिटी और एक्साइटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हो गया, ठीक है? और एक एग्जांपल अगर ले लेते हैं, कुछ कन्फ्यूजन रह गया, थोड़ा क्लियर हो सकता है। तो जैसे अपन मेरे ख्याल से मैंने सही वाले लिए नाइट्रोजन लिया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ले सकते हो। नाइट्रोजन के ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भी, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये चार बनाने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है? तो पहले तुम अपनी नोटबुक पे ट्राई करो, और ताकि तुम थोड़ा समझ जाओ कि क्या करना है, उसके बाद अपन चेक करते हैं।
आंसर्स चेक कर लो फिर। तो ये समझा देते हैं, एक बार तुम देख लो इसको। हमें नाइट्रोजन के सक्सेसिव एक्साइटेड स्टेट्स चेक करने थे। तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एज पर दी पॉलिस रूल लगाया, फिर वंश रूल लगाया, उसके हिसाब से ये प्लस ऑफ प्लस प्लस वाले सब है, ठीक है, या सब माइनस ऑफ वाले MS है। अब जब यहाँ पे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट करेंगे तो जैसे मैंने बोला कि पहले आप पेयरिंग का सोचो, तो मैंने पेयरिंग की है और ये मेरे को मिल गया, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद भी हमारी प्रेफरेंस हमेशा पेयरिंग रहती है, लेकिन आई कैन नॉट गो फर्दर पेयरिंग, ऐसा कर नहीं सकता मैं, पॉलिस रूल वायलेट हो जाएगा। तो नाउ आई हैव टू गो फॉर दी चेंज ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जब मैं चेंज ऑफ ऑर्बिटल करता हूँ तो मैं अगले एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए 2s है ना, इसको चेंज करूँगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो 2s को उठा के मैं यहाँ भेज रहा हूँ। आई एम नॉट पुटिंग इट हेयर क्योंकि दैट विल टेक 2 टर्म्स, एक तो 2s से 2p ले जाने का एनर्जी डिफरेंस, ऊपर से पेयरिंग का भी, तो बेटर है उसमें डालो तो थोड़ा कम एनर्जी लगेगी। तो ये यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये ऐसे किया मैंने, ये मिल गया आपको अगला एक्साइटेड स्टेट विच इज़ योर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद बोले अब ठीक है यहाँ तक पहुँच गए, अब क्या करना है, बोले फिर से 2s को उधर लेके जा, नहीं, पहले हमेशा पेयरिंग का सोचो क्योंकि दैट रिक्वायर्स लेसर एनर्जी। तो एज यू कैन सी दे आर अनपेयर्ड स्टेट्स, तो यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर पेयरिंग दैम। तो नेक्स्ट एक्साइटेशन के लिए मैंने ये कर लिया। तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो पेयरिंग एनर्जी का है, इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो 2s 2p के गैप का है, और इसमें जो डिफरेंस है वो भी पेयरिंग एनर्जी का है, ठीक। अब इस पे आता है, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 ऑप्शंस बनाए, तो हमें एक एक करके चेक करना है, कुछ चीज़ें पूछूंगा मैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s 2p के लिए 1s का 2 है ऑलरेडी, वो छोड़ो। तो मैंने सिर्फ 2s से 2p तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है फॉर डिफरेंट केसेस। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि इनमें से ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो इम्पॉसिबल है, मतलब हो ही नहीं सकता, और ऐसे कितने हैं, हाउ मेनी आर इम्पॉसिबल। थ्री आर इम्पॉसिबल, कुछ लोगों ने बताया 3, चलो और बताओ। फिर हमें दूसरा एक स्टाइल से पूछो, ABCD ऑप्शन है, चलो ऐसे करेंगे। 3 आर इम्पॉसिबल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर इम्पॉसिबल पूछा, तो तुमने 3 चूज किए। एक्चुअली इसमें एक ही केस इम्पॉसिबल है, लास्ट वाला, दैट्स इम्पॉसिबल बिकॉज द केस D, ऑप्शन D is violating Pauli's exclusion principle. और Pauli's principle को वायलेट करना इम्पॉसिबल होता है, that's impossible. All the other things are possible. जैसे ये है,
इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने दो रूल वायलेट किए हैं। एक तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल यानी और n+l रूल, ठीक है, n+l रूल वायलेट किया क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ होना चाहिए था, इनमें से किसी एक को यहाँ होना चाहिए था, ये भरने के बाद ही आप आगे जाते। एक तो n+l रूल वायलेट हुआ, दूसरा हंट्स रूल भी वायलेट हो रहा है, बिकॉज व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स, यू वॉच केयरफुली, तो ये उल्टा दिखा है, ये नहीं, सेम सेम होना चाहिए, तीनों नीचे होने चाहिए था, तीनों ऊपर होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दो रूल वायलेट हुए, बट वायलेटिंग हंट्स रूल एंड वायलेटिंग दी n+l rule is not impossible. Violating these rules, Hund's rule and n+l rule, is just going to excited state. यानी ये एक excited atom है, ये ground state नहीं है। अगर ऐसे पूछा होता कि how many of them, मतलब ये A वाला configuration ground state है क्या, तो हम बोलते नहीं, ground state नहीं है। पर क्या ये particular type का atomic structure possible है? Yes, it is possible. But this is impossible, ठीक है, ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो पॉलीज प्रिंसिपल इज द अल्टीमेट प्रिंसिपल विच कैन नॉट बी वायलेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, वो स्ट्रिक्ट रूल है, उसको वायलेट नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया, हाउ मेनी आर इम्पॉसिबल, जवाब है 1। एंड ऑल अदर थिंग्स एक एक करके चेक करते हैं। जैसे मैंने इसका तो बता दिया कि ये वायलेट कर रहा है n+l रूल। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, बोलते हैं कौन से रूल वायलेट हो रहे हैं, और हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल जो है वो भी वायलेट हो रहा है, बट दैट्स ओके, इट्स नॉट ग्राउंड स्टेट। इसमें जाए सब कुछ ठीक लगे, परफेक्ट है, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये भरा उसके बाद उधर गया, और उधर भी दोनों के स्पिन क्वांटम ms जो है वो पैरेलल है, दोनों अपवर्ड दोनों डाउनवर्ड, अच्छा होता है। तो दिस इज परफेक्ट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला जो है वो दो यहाँ जाने के बाद ही इलेक्ट्रॉन भरा है, मतलब n+l रूल वायलेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हंट्स रूल वायलेट कर रहा है। तो क्या हुआ, हंट्स रूल वायलेट हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एंड यू विल गेट अ कॉन्फ़िगरेशन बट विच इज़ नॉट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, या फिर प्रीफर्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिसको ग्राउंड स्टेट मतलब प्रीफर्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बट ऐसा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेनली ये चीज़ सिखाना चाहता था कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हर हाल में वायलेट नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में, ठीक है। और अगर n+l रूल वायलेट होता है या हंट्स रूल वायलेट होता है, तो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल, यूनिवर्स में कई जगह तुम्हें ऐसा देखने को मिल सकता है, बट दैट इज़ नॉट द प्रीफर्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो आप बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कभी भी लिखने को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो आप n+l रूल की भी इज्जत करते हो, हंट्स रूल की भी इज्जत करते हो, पॉलीज रूल की तो करनी ही करनी है, दुनिया की हर ताकत को करनी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में, अच्छा, तो ये अच्छा है क्वेश्चन, देखो एक बार देख लीजिए, तो इट्स गुड। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी कम ही आए हैं, बट कैन बी आस्क्ड बिकॉज दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इट एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ ऑल द रूल्स दैट यू हैव स्टडी। तो ये करने के बाद अब तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि हर चीज़ का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, जो जो क्वांटम नंबर्स हम पढ़ते हैं और जो एनर्जी लेवल्स वगैरह देखते हैं। लास्ट में एक चीज़ भी फिनिश अप करते हैं इसको ढंग से, जो स्टार्टिंग में मैं ग्राफ बना रहा था कि कैसे पेनिट्रेशन पावर ऑफ S, P, D and F, ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आता है जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सपोज ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये एनर्जी ऑफ 1s ऑर्बिटल है, ये एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल है, और बच्चों जितनी होती है 2s की उतनी ही होती है 2px की और 2py की, और उतनी होती है 2pz की। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स यानी हाइड्रोजन एटम्स के लिए। तो हाइड्रोजन एटम में ये सारे ऑर्बिटल्स चारों के चारों इक्वल एनर्जी के होते हैं, ठीक है, वहाँ n+l रूल कभी नहीं लगाना है। बात सिर्फ हाइड्रोजन एटम की नहीं हो रही है, ऑल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स जो होते हैं उसमें 2s 2p सब सेम एनर्जी के होते हैं। और एक टर्म भी है, तुमने देखा होगा, एनर्जी या इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स जो रहते हैं उनको, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोला जाता है। तो कभी ऐसे पूछते हुए आते हैं डीजेनरेसी कितनी है, तो जितने आपको ऑर्बिटल्स मिले इक्वल एनर्जी के एट दैट एनर्जी लेवल, वो उसकी डीजेनरेसी बन जाती है। तो हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट की डीजेनरेसी 1 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी 4 है, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, हाइड्रोजन एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, ऑल द 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी 3s, 3p's 3 होते हैं और 3d's भी 5 होते हैं,
तो टोटल डीजेनरेसी सेकंड एक्साइटेड स्टेट की 9 होती, ये डीजेनरेसी है, और दैट्स फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, ठीक है। अच्छा कुछ पूछा है, हंट्स रूल वायलेट करना इज ओके। हाँ, हंट्स रूल वायलेट करना इज पॉसिबल, इट्स नॉट ओके। मतलब जब आपको बोले कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपको n+l रूल भी फॉलो करना है, आपको हंट्स रूल भी फॉलो करना है, और पॉलीज रूल तो करना ही है। पॉलीज रूल तो हमेशा करना है। पर एटम हंट्स रूल वायलेट कर सकता है, n+l रूल भी वायलेट कर सकता है, बस उसके लिए उसको एनर्जी लगेगी, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एक्साइट होके कर सकता है। मतलब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s1, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s0, 2s1 भी लिख सकते हैं। बट ये हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, बहुत अनस्टेबल है, खटाक से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और तुम्हें पता भी है कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए वो 121.5 नैनोमीटर की लाइट लगेगी। आज अपन क्वेश्चन कर रहे थे स्टार्टिंग में, ठीक है, वो एक्साइटेशन है इसका, और वो लाइमन सीरीज की पहली लाइन होती है। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो ये एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, ये ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम। हीलियम है तो 1s टाइप का 2 हीलियम, 1s2 टाइप का हीलियम, ये ग्राउंड स्टेट है। अभी मैं जो लिख रहा हूँ ये एक्साइटेड हीलियम एटम है। आपने एक 1s टाइप के इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल चेंज कर दिया, एनर्जी डाल के 2s में कर दिया। फिर अगर कोई बोले कि ऐसा था हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 1s ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है, एक बार क्लियर कर लो ये चीज़, ऐसा ऐसा। सो दिस इज एक्साइटेड हीलियम एटम, दिस इज ग्राउंड स्टेट हीलियम एटम। और अगर किसी ने ऐसे ऐसे लिख दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया, तो बोल देना ये झूठा हीलियम एटम, ऐसा हीलियम एटम होता ही नहीं है, ठीक है ना। सो ये मैसेज देना चाहता था मेरे। और ये डीजेनरेसी वाला पॉइंट नोट कर लो, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में डीजेनरेसी मतलब उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में कितने इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑप्शंस हैं आपको, वो सारे के सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोले जाते हैं। नाउ एज यू मूव फॉरवर्ड एंड एज द Z इंक्रीजेज, सपोज मैं हीलियम प्लस की बात करूँ, फिर मैं लिथियम 2+ की बात करूँ, सब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। फिर बेरिलियम 3+ की बात करूँ, सब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं। तो ये जो एनर्जी है 1s की, ये धड़ से ऐसे कम होती है, 2s की भी कमी होती है, थोड़ा ये कम घटती है, कम कम घटती है, तो ऐसे थोड़ा रखना चाहिए गैप, ये गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये भी घटती, तो ये गैप ऐसे ऐसे बढ़ता है। पर जैसे जैसे Z बढ़ता है ऑर्बिटल्स के एनर्जीज कम होते हैं। तो मतलब अगर मैं कभी तुम्हें ऐसे पूछे कोई जेई वाला कि हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन रहता है 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1, पर इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यार एनर्जी ऑफ 1s ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ 1s ऑर्बिटल तो सेम होता है, n+l रूल सीखा है हमने, लगाया आ गया। बट हमें समझना चाहिए कि n+l रूल ऐसे केयरलेसली कभी यूज़ नहीं करना। फॉर द सेम एटम आप यूज़ करते हो n+l रूल, एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिटल्स। ये आप हाइड्रोजन के 1s को कंपेयर कर रहे हो हीलियम प्लस के 1s से। हीलियम प्लस के 1s की एनर्जी बहुत कम होगी, हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग इससे साफ ग्राफ से देखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये तो हो गया वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में एनर्जी का डिक्रीजिंग पैटर्न। तो एज यू मूव फॉरवर्ड, एज जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में आगे जा रहे हो, है ना, एक रो के अंदर सब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, एनर्जी ड्रास्टिकली घटती जाती है उन सेम ऑर्बिटल्स की जिनके नाम 1s है, 2s है, 2p है भाई। जैसे अभी एक एग्जांपल करें ऐसे कि हाइड्रोजन एटम था, उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 था, और मुझे इसको वन एस वन को 2s1 में एक्साइट करना है, और एक हाइड्रोजन एटम था, या ऐसे लिखते हैं 2s1 में करना है, ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, और 2s1 को 2px1 में करना है। तो ये 3 टाइप के हाइड्रोजन एटम्स हैं, ट्रांजिशंस हो रहे हैं। तो इन तीनों टाइप्स में हाइड्रोजन एटम्स में से हाईएस्ट एनर्जी वाला हाइड्रोजन एटम कौन सा होगा? ABC ऑप्शन है, हाईएस्ट एनर्जी वाला हाइड्रोजन एटम कौन सा होगा? C। Why not B? है कि नहीं?
आंसर विल बी बी एज वेल एज सी। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 2s 2p की एनर्जी सेम है, तो 2s 1 कॉन्फ़िगरेशन एंड 2px 1 कॉन्फ़िगरेशन दे विल हैव द सेम एनर्जी। तो कहने का मतलब 1s से 2s चेंज of orbital or 1s से 2p change in hydrogen atom will require exactly same amount of energy, same amount of HF frequency light जो भी है same लगेगी। तो ये तो हो गया 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स का। नाउ इफ आई चेंज इट टू मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, यही ग्राफ अब वापस बनाएंगे हम लोग, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, तो वो चीज़ अपन उस प्रीवियसली स्टडीड ग्राफ से लिंक करने वाले हैं कि जैसे आप हाइड्रोजन, फिर आप हीलियम प्लस ने, आप हीलियम की बात कर रहे हो, फिर लिथियम, फिर जो बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह से आप बढ़ रहे हो, कार्बन वगैरह। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे जैसे Z बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, जो ऑर्बिटल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट होंगे बिकॉज न्यूक्लियर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, तो और पास आएगा वो पीक प्रोबेबिलिटी रीजन, मैक्सिमा, वेव फंक्शन का एंटी नोड जो भी बोलो, तो उसकी वजह से एनर्जी घटती है। तो ये 1s की एनर्जी ऐसे घटती जा रही, घटती जा रही, घटती। तो लिथियम के 1s इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम होती है बेरिलियम के 1s की, फिर बोरॉन के 1s की, फिर कार्बन के 1s की। तो आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछें कि दो अलग अलग एटम्स बोले और उनकी कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपस में कंपेयर करने के लिए बोले हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हो। फिर जब आप यहाँ आते हो, 4 अलग अलग ऑर्बिटल, चारों की एनर्जी सेम, जब हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे अब तुम्हें वो याद करना पड़ेगा बिकॉज नाउ यू आर डीलिंग विद, जब आप इन एटम्स की बात कर रहे हो, इसको छोड़ो ये 1 इलेक्ट्रॉन, इन एटम्स की बात कर रहे हो तो दे ऑलवेज हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। और जब भी मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो जो आउटर ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए इनर ऑर्बिटल्स, ये इनर ऑर्बिटल्स, ठीक है, कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनका मैक्सिमम शेल पास होता है, तो जो इनर ऑर्बिटल है वो स्क्रीन्स क्रिएट करते हैं। तो ये बोलेगा मैंने तो स्क्रीन बना ली, तो आउटर ऑर्बिटल्स बोलेंगे बना दी तो बना दी, क्या हो गया, हम उस स्क्रीन को पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के पास जाके पूरा प्रोटॉन्स फील कर लेंगे। बोले अच्छा ऐसा है क्या, पेनिट्रेट करते हो कि कौन कितना करता है आपस में डिसाइड कर लो। तो उसका जवाब मैंने उस वक्त में बताया था कि बिटवीन द S एंड द P, द S आर बेटर इन टर्म्स ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो जब मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन्स ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, जिस प्रॉब्लम का नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट, उस स्क्रीनिंग इफेक्ट को ओवरकम करने की टेंडेंसी 2s और 2p की आइडेंटिकल होती नहीं है। 2s हैज़ अ बेटर टेंडेंसी टू ओवरकम दैट, इसलिए 2s का एनर्जी ज़्यादा घटता है, 2p's का एनर्जी कम घटता है। 2px का, y का भी और z का भी, उनमें कोई फर्क नहीं होगा बिकॉज दे आर ऑल 2p's, जस्ट डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, विच मीन्स ओरिएंटेशन में फ़र्क। तो जैसे जैसे तुम आगे जाते जाओगे तो लिथियम के एटम में 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप, और फॉर एग्जांपल बोरॉन के एटम में 2s और 2p का एनर्जी गैप, यू कैन इजीली कंपेयर नाउ, क्योंकि एज यू मूव फॉरवर्ड, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ns np का एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। घट रही है दोनों की एनर्जी, 2p की एनर्जी भी घट रही है, 2s की भी एनर्जी घट रही है, जैसे जैसे z बढ़ रहा है, लेकिन 2p की कम कम घटती है, स्लोप कम होगा, और 2s का स्लोप ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दैट कॉजेज द स्प्लिट इन एनर्जी। सेम हैपन्स ओवर देयर ऑल्सो, बस वहाँ पे 3 स्प्लिट्स बनेंगे क्योंकि 3s 3p 3d, और मैं बताया तुम्हें d का सबसे वर्स्ट होता है परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ अप्रोचिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो यहाँ से 3 लाइनें निकलेगी, एक जो 3s की होगी, फिर एक 3p की होगी, और एकदम टेरिबल निग्लिजिबल स्लोप वाली या कम स्लोप वाली 3d के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनकी होगी। तो अब अगर कल को तुम्हें पूछें कि बेरिलियम में अलग अलग शेल नंबर्स के हिसाब से डीजेनरेसी क्या होगी, तो फर्स्ट शेल, यानी शेल मतलब वो प्रिंसिपल क्वांटम, फर्स्ट शेल की डीजेनरेसी देख सकते हो 1 है, सेकंड शेल की डीजेनरेसीज के 2 लेवल्स हैं, ये 1 है और ये 3 अलग है, तो तुम अलग अलग एनर्जी के लेवल्स को चेक कर सकते हो। सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट का डीजेनरेसी 1 है, से जस्ट हायर एनर्जी स्टेट का भी 1 है, फिर 3 है, फिर 1 है,
3 है और 5 है, जबकि हाइड्रोजन एटम में ऐसा कुछ नहीं था, 1 सीधा 4 और फिर 9। ठीक, विजिबल है सबको? तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप कंपेयर कर पाओगे एनर्जी के डिफरेंसेस एज यू मूव इन द पीरियोडिक टेबल अहेड। दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग दी बॉन्डिंग्स। इतना इंपॉर्टेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं है इन चीज़ों का जितना बॉन्डिंग्स में है। आगे जाके जब हम मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और फिर उसमें हम लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड वियर्ड काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का बड़ा अजीब रहता है, वो सब चीज़ें हम करेंगे। बट उसमें ये चीज़ें बहुत काम आएगी, क्योंकि आप जब कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड बनाओगे तो आप कार्बन के ऑर्बिटल्स को ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स के साथ इंटरफेयर करा रहे हो। इंटरफेयर वर्ड यूज़ करेंगे ना, क्योंकि ऑर्बिटल्स आर वेव फंक्शंस, स्टैंडिंग वेव्स। तो वो जब आपस में इंटरफेयर होंगे, वेव फंक्शंस आपस में मर्ज होंगे तो नए वेव फंक्शंस बनेंगे। वो नए वेव फंक्शंस जब बनेंगे तो उसमें वो ओरिजिनल इंटरफेयरिंग वेव फंक्शंस आपस में कैसे कंपेयर होते हैं, दैट विल मैटर। नाउ वी जस्ट अंडरस्टूड कि फॉर एग्जांपल बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन जाओगे तो कार्बन के ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स में एनर्जी का फ़र्क है। ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स कम एनर्जी के हैं, कार्बन के ऑर्बिटल्स ज़्यादा एनर्जी के हैं। तो ये सब चीज़ें आगे के लिए काम आएगी, बस अपने माइंड में अच्छे से समझा के डाल दो। एंड दे बिकम क्वाइट कॉम्प्लेक्स एक्चुअली आफ्टरवर्ड्स। पर अगर इन सर हाँ बोलो। सर वो डीजेनरेसी के नंबर्स एक बार फिर से बोल दीजिए, दिख नहीं रहा। हाँ मैं बोल देता हूँ कि बड़े बड़े लिखते हैं इसको कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की बात करें तो 1s एक ही होता है ऑर्बिटल, तो इसलिए 1 लिखा है मैंने, ठीक है, 1 डीजेनरेसी। पर सेकंड लेवल पे 2s भी है, 2px, 2py, 2pz सब सेम एनर्जी के होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में n+l रूल लगता नहीं है, बिकॉज देयर इज नो स्क्रीनिंग इफेक्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट है नहीं। तो 4 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, इसलिए 4। बट आगे और जाओगे तो 3s, 3p और 3d भी, 3d 5 होते हैं, 3p 4 होते हैं और 3s 1 होता है। तो इन सबको मिला है तो मैं 3 होते हैं, तो ये टोटल 9 हो गए, 9 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, ठीक है ना। तो इस वजह से 9 हो गई डीजेनरेसी उस लेवल। जब इसमें तुम जाओगे तो सब वो स्प्लिट हो गई। जो नीचे वाली लाइन है ये एनर्जी ऑफ 2s है, ये जो है ये पॉइंट जो है वो एनर्जी ऑफ 2px, 2py और 2pz है। इसलिए यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है ऑफ इक्वल एनर्जी और यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है ऑफ इक्वल एनर्जी। यहाँ तो एक है ही, तो 1 1 3, फिर मतलब गिनने हैं ऑर्बिटल कितने हैं बस। और अगर तुम ये चीज़ों पे फोकस करोगे तो तुम आराम से गिन लोगे, ऐसी कोई बात। क्योंकि ये तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि 3Ds कितने होते हैं, 3Ps कितने हैं, तो उन्हीं को गिन गिन के मैंने वहाँ पे लिखा है। सर हाँ सर वो 3s नीचे आया, 3d ऊपर आया, वो स्लोप कैसे डिसाइड किया? मतलब पेनिट्रेटिंग पावर s का ज़्यादा है वो हाँ पता चला, करेक्ट, लेकिन स्लोप ऐसे डिक्रीज उसका ज़्यादा होगा उसका कम होगा वो। ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। ये तो पता चला कि जो s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, s वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब अगर वो ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा करीब पहुंचेगा पॉजिटिव के, उतना उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, है ना, फॉर्मूला जो अपना पोटेंशियल एनर्जी का। तो क्योंकि हमने अभी अभी बोला कि 3s कैन रीच मच क्लोजर रीजन्स, जो मच क्लोजर रीजन्स हैं उसमें पहुंच पाता है 3s का इलेक्ट्रॉन, इसलिए एनर्जी ऑफ 3s डिक्रीजेस मोर। तो बराबर। इसमें मैं 3p को पूछ लेंगे भाई तू भी एनर्जी डिक्रीज कर ले न्यूक्लियस के पास जाके, तो करता हूँ पर उतना नहीं कर पाता, क्योंकि वो 3s का एक फायदा है उसका, वो कर लेता है ज़्यादा। तो उसकी वजह से जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो उन बढ़े हुए प्रोटॉन्स का ज़्यादा नफ़ा उठा लेता है 3s बाय रीचिंग क्लोज टू द न्यूक्लियस। 3p नफ़ा उठाता है पर उतना नहीं, 3d उतना नहीं, यानी एनर्जी घटती है 3p की भी 3s की भी,
लेकिन 3s की ज़्यादा घटती है, 3p की कम घटती है, नफ़ा कम उठा पा रहा है, और 3d और भी कम फ़ायदा उठा पा रहा है, इसलिए उसकी और भी कम घटती है। दैट्स द रीज़न। और इसी को अगर तुम बहुत क्लोजली वॉच करो तो यू कैन गो वन स्टेप फर्दर एंड लर्न वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत काम आएगी, और उस वक्त हम इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं जस्ट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी लेवल पे समझा रहा हूँ कि मैं अगर ये वाला जो ग्राफ है उसको मैं थोड़ा ऊपर से ड्रॉ करूँ तो ये था 3s 3p और 3d का एनर्जी लेवल, तो इसके जस्ट ऊपर होता होगा 4s 4p 4d और 4f के एनर्जी लेवल्स। किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन एटम की। सब सेम एनर्जी के यहाँ पे कहीं 2s का और नीचे मैं सब ऊपर वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ। तो तुम ये तो जानते ही हो कि एनर्जी गैप कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एनर्जी गैप घटता रहता है। इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आल्सो द प्रूफ इन एविडेंस इज इन द फॉर्मूला दैट यू हैव स्टडीड इन नील्स बोर्स थ्योरी 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो जैसे जैसे n बढ़ता है तो वैल्यू तुम्हें पता है वो हाइपरबोला ग्राफ है, सो ये गैप कम होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आपके प्रोटॉन्स बढ़ेंगे और आप बड़े बड़े एटम्स की तरफ जाओगे तो तुम्हें पता है यहाँ से 3 ग्राफ निकले थे, राइट। 3s का सबसे ज़्यादा स्लोप वाला, फिर 3p का और फिर 3d का। तो आगे जाके कोई बड़े एटम में 3s की एनर्जी कम होगी, फिर 3p की 3d की, यही n+l रूल होता है, अपने को मालूम है। यहाँ से 4 ग्राफ निकले होंगे और उनमें से सबसे ज़्यादा स्लोप का जो ग्राफ होगा वो 4s का होगा। तो जो 4s वाला ग्राफ है ये आगे जाके 3d से भी नीचे चला जाता है बिकॉज ऑफ बेटर, यू नो व्हाट बेटर पेनिट्रेशन पावर, ठीक है ना। तो मैं ब्लैक कलर से ही बना दे, दिखेगा ऐसे ऐसे बना। ये जो है 4s ऐसे ज़्यादा स्लोप का फ़ायदा उठा के 3d के भी नीचे घुस गया। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम वगैरह बोलते हैं। तो वहाँ जाने के बाद 4s 3d की एनर्जी वाकई बहुत क्लोज टू ईच अदर हो जाती है, और इसलिए हम बोलते हैं कि पहले 4s में इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं और फिर 3d में, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है 3d से। हमेशा कम नहीं है, यहाँ आ जाओ, बिल्कुल कम नहीं। 4s की एनर्जी ज़्यादा है, 3d की कम है, बट आगे जाके वो 4s का ग्राफ एनर्जी में नीचे आ गया 3d से। सो दैट becomes the conceptual explanation। तो कल को ऐसे कोई पूछे कि why in the atomic number after calcium इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन 4s के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है 3d से, तो उसका रीज़न ये बोलना कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द बेटर पेनिट्रेशन पावर ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन्स, दे डिक्रीज देयर एनर्जी मोर देन द 3d, ठीक है। ये मत बोलना कि इट इज़ ड्यू टू n+l रूल। n+l रूल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ एक शॉर्टकट है। सर तो फिर जैसे अभी 4s का ग्राफ 3d के नीचे गया, वैसे ही वो जो बाजू वाले में 3s नहीं जा सकता 2p के नीचे? हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भाई, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो लोगों ने चेक किया है, बोला क्या है, ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा है कि ये जो 3s वाला ग्राफ है ये कम स्लोप वाले 2p के नीचे जाता ही नहीं है। मतलब फिर कितना भी, क्योंकि हमें पता आगे वो मैटर भी नहीं करेगा, बिकॉज बाहर जैसे जैसे तो स्टार्टिंग के इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़े ना उसी से फर्क पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है। बाद में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो 3s 3p की कंपटीशन अब नहीं लड़ाएंगे ना अपन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, ठीक है। क्योंकि ये अब कोई इलेक्ट्रॉन जैसे बोले कि हम अब जब कॉपर और जिंक और फिर उसके बाद कहाँ गोल्ड वोल्ड पहुंचेंगे तब होगा क्या ऐसा? बोले नहीं होगा, क्योंकि बाद में ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे। क्योंकि अब अगर यहाँ हायर आउटर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो उसमें इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वो स्टार्टिंग का जो इनिशियल जो मार्जिन मिला उस मार्जिन में 3s ओवरटेक नहीं कर पाया 2p को, और आगे वो कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज आफ्टर दैट दे बिकम पैरेलल। तो इट्स नॉट लाइक फॉरएवर दे आर नेगेटिव स्लोप्स, ठीक है, मतलब दे बिकम पैरेलल उसके बाद दोनों के स्लोप। तो ये शुरुआत में ही जो है स्लोप्स में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। मतलब थोड़ा ऐसे और क्लियरली बताऊं तो मान लो ये 2p की एनर्जी है और ये 3s की एनर्जी है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये एटॉमिक नंबर बढ़ने लगता है, ये कम स्लोप से और ये ज़्यादा स्लोप से
but after that they become almost parallel. This is what it is. ठीक है. उसके बाद ये भी थोड़ा देख लेते हैं कि आता तो होगा तुम्हें जो ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस अपन बोलते हैं मोर स्टेबल होता है. तो उसका रीज़न मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ. पता तो है ही, फैक्ट में बता है कि मोर स्टेबल होता है. इसी वजह से क्रोमियम थोड़ा वो कर लेता है, और वो समझा भी सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू बताऊँ कि सपोज ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने लिखा था थोड़ी कार्बन की ग्राउंड स्टेट ऐसी. तो कोई बोलेगा कार्बन की ग्राउंड स्टेट ये नहीं होगी, कोई गलती कर ली होगी आपने कि ये 2s टाइप का जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करके इधर डाल दो. ठीक है, तो वो उससे क्या होगा, तो बोले उससे तो एनर्जी बढ़ जाएगी. अगर इसकी एनर्जी x है तो इसकी एनर्जी होगी x प्लस एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2s एंड 2p. तो एक्साइटेड हो गया. बोले नहीं माइनस करो, क्योंकि अब ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई है. तो माइनस क्या करना है, माइनस ऑफ एनर्जी लॉस ड्यू टू द सिमेट्रिक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं. तो कोई ये लॉजिक दे सकता है कि आपको कैसे पता कि ये वाला वैल्यू ज़्यादा है या ये वाला वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि एक टर्म ऐड हुआ है एक टर्म कम हुआ है. बोले पता है, आप लोग चेक कर लेते हैं, और चेक करना बहुत आसान होता है. क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलग आएगा एटम का, और ऐसा हुआ तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलग आएगा जो पैरामैग्नेटिज्म मेजर करते हैं. तो बाय एक्सपेरिमेंट्स वन कैन चेक कि कार्बन एटम्स के अंदर, गैशियस कार्बन एटम्स के अंदर, अनबॉन्डेड गैशियस कार्बन एटम्स के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक्सपेरिमेंटली पता किया जा सकता है. लोगों ने चेक किया 4 नहीं होते हैं 2 होते हैं. इसका मतलब इससे ये चेक हो गया कि 2s से 2p करने में जो एनर्जी खर्च होती है वो ज़्यादा है ड्यू टू स्टेबलाइजेशन विच इज़ कमिंग फ्रॉम सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन. इसलिए कार्बन ऐसा करता नहीं. बट दिस हैपन्स इन द केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, यू ऑलरेडी नो दैट. क्योंकि उसके अंदर 2 चीज़ें हो जाती है. एक तो वो 2s 2p का गैप नहीं होता, वो गैप होता है वहाँ पे 4s और 3d का. और अभी मैंने तुम्हें समझाया 4s और 3d का गैप बहुत कम रहता है, बिकॉज वो 4s ने पीछे से आके उसको ओवरटेक किया था. दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो वो गैप कम है. एक तो ये नंबर छोटा है क्रोमियम के केस में, और सिमेट्री भी वहाँ पे ज़्यादा आती है क्योंकि वहाँ 3 ऑर्बिटल्स नहीं 5 ऑर्बिटल्स यानी 5 इलेक्ट्रॉन मिलके सिमेट्रिक हो रहे हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर. तो थोड़ा वो सिमेट्री का स्टेबलाइजेशन भी ज़्यादा है, यानी तो नेगेटिव नंबर भी बड़ा है और पॉजिटिव नंबर छोटा है. उस वजह से फिर क्रोमियम में वो काम सेट हो जाता है. और ये भी पता हो तो अच्छा ही है कि जो सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है सो कॉल्ड 2px1, 2py1 और 2pz1, ये एक्चुअली तीनों का अगर कंबाइंड वेव फंक्शन बनाया जाए, यानी तीनों इलेक्ट्रॉनों के कंबाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस देखे जाए तो दे आर एग्जैक्टली लाइक 2s. कोई फर्क नहीं होता. दैट इज व्हाई दे बिकम मोर स्टेबल. ठीक है ना. मतलब तो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो है वो बिल्कुल s ऑर्बिटल की तरह होता है. ईच ऑफ देम इंडिविजुअली s की तरह नहीं है. तीनों का कंबाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है. तो ये तो हो गया हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर. और इसमें मुझे लगता है और कुछ डाउट है तुम्हें तो पूछ लो, जो भी नहीं समझ में आया कुछ काउंटर क्वेश्चन पूछना है. लोग बुक्स वगैरह क्या फॉलो करते हैं उस पर थोड़ा केयरफुल रहो, बिकॉज सी तुमने अभी जेई का एग्ज़ाम दिया है, यू माइट हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड. क्या एक्सपीरियंस किया है वो तुमसे बेटर कोई नहीं जानता कि तुमने एग्जाम में क्या एक्सपीरियंस किया है. तो पहले तो तुम एक सोल सर्चिंग करो, एक अपने दिमाग सोल सर्चिंग मतलब ब्रेन सर्चिंग करो कि व्हाट वर यू गोइंग थ्रू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, व्हाट हैपेंड.
अपार्ट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जो हुआ वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स छोड़ो, ह्यूमन फैक्टर्स छोड़ो, सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एंड लुक एट देम केयरफुली, फाइंड आउट कि प्रॉब्लम कहाँ हुई, है ना। वो तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता, बट यू नीड टू एनालाइज इट। अगर तुम ऐसे ही ब्लैंक बैठे रहोगे कि नहीं अब तो बस सर आएंगे नए नए और हमें पढ़ाएंगे और फिर हमारा कुछ उद्धार होगा, दैट एटीट्यूड इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। फर्स्ट यू नीड टू डायग्नोस प्रॉपरली कि गलती कहाँ हुई, क्वेश्चंस देखो। मोर और लेस मुझे ऐसा, हालांकि तुम मेरे को फीडबैक दे सकते हो कि कहाँ गलती हुई, या खुद को फीडबैक दे सकते हो कि यार वो सारा जो पढ़ाई किया, वो पढ़ाई का एक्सट्रैक्ट मैं वहाँ पे क्यों नहीं यूज़ कर पाया या कर पाई, क्या कॉन्सेप्ट पता नहीं थे, या फिर क्वेश्चंस आप कर रहे थे 2 साल तक। मोस्ट लाइकली सिनेरियो क्या है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि क्वेश्चंस कर रहे थे, किताबें भी पढ़ रहे थे, पर कहीं डीप डाउन इफ़ यू थिंक वेरी वेरी लॉजिकली एंड वेरी वेरी ब्रूटल वे में, तो तुम्हें एहसास होगा कि शायद जो तुम क्वेश्चंस कर रहे थे या जो मटेरियल यूज़ कर रहे थे या जो पढ़ रहे थे वो यूज़लेस मटेरियल था, या क्वेश्चंस यूज़लेस थे जिससे तुम कुछ कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, या फिर तुम्हारा पढ़ने का तरीका यूज़लेस था कि आप क्वेश्चन किया, क्वेश्चन का आंसर निकाला, पर सीखे कुछ नहीं उससे, कुछ आइडिया नहीं सीखे, कुछ फंडामेंटल नहीं सीखे, बस क्वेश्चन का आंसर सीख गए। तो अगर तुम्हारा एटीट्यूड इस साल भी यही रहने वाला है कि आप क्वेश्चन करो और क्वेश्चन का आंसर सीख रहे हो, तो कुछ खास बदलेगा नहीं एट द एंड ऑफ द ईयर, यू विल मोर और लेस परफॉर्म द सेम वे। बट क्वेश्चन का आंसर सीखने के बजाय आंसर निकालने के बाद सोचो कि ऐसा क्या फंडामेंटल सीखा, ऐसा क्या लॉ सीखा, ऐसा क्या रूल ऑफ गेम। साइंस क्या है, रूल्स है, गेम खेलना है उसके रूल्स ये हैं, रूल सीख लो। तो अगर आपने कोई गेम खेला और गेम हार जीत हुई, आप जस्ट उस रिजल्ट के ऊपर फोकस करोगे कि बस हार होगी तो हार हो गई, जीत होगी तो जीत हो गई, तो आप कभी सीखोगे नहीं कि यार क्यों हार हुई थी, कोई ना कोई रूल आपने वायलेट किया उसकी वजह से हार हुई। तो अंडरस्टैंड दिस कि एवरी कॉन्सेप्ट दैट यू आर लर्निंग इन साइंस आर सिंपल रूल्स विच हैव बीन लेड डाउन बाय वेरी वाइज पीपल, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। उन रूल्स को इनहेरिट करो माइंड में। हर क्वेश्चन जिसका जवाब तुम ढूंढ लेते हो, आंसर आ जाता है, सोल्यूशन आ जाता है, देन टेक अ वाइल, एक 2 मिनट लो, 3 मिनट लो एंड अंडरस्टैंड, really understand कि okay, what is the rule of the game that I learned from this, what is the law that I have learned from this। वो strategy और वही attitude रहना चाहिए। I won't even call it strategy, I will call it an attitude। attitude आदमी का ये होना चाहिए कि हर बार, चाहे मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ उसमें भी हम स्पेशली दिस सब्जेक्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर विच इज क्वांटम मैकेनिक्स, आई हैव टू कट शॉर्ट समवेयर, है ना। जैसे अभी एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि हंट्स रूल का क्या चक्कर है सर बताओ ना, आई हैड टू कट शॉर्ट देयर बिकॉज मैं बना गया भाई इतना है, अब आगे थोड़ा बड़े हो जाओगे तो सीखोगे। तो जहाँ पे मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ इसका मतलब है उसकी एक लिमिट है हमारे जेई सिलेबस में। तो बट विद इन जेई सिलेबस भी आपके कॉन्सेप्ट थॉरो नहीं थे, ये एक फैक्ट है। वो थॉरो नहीं होने का रीज़न हमारे पढ़ाई करने के तरीके में बहुत बड़ा फ्लॉ था। उस फ्लॉ को अब इस साल मत रिपीट करो, दैट इज़ माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस। बी वेरी इंक्विजिटिव, सोचने वाला इंसान बनो। सोचोगे ज़्यादा, थिंक ज़्यादा करोगे, एनालाइज ज़्यादा करोगे तो सीखोगे ज़्यादा और फास्टर सीखोगे। दूसरा, इंटरेक्ट किया करो, पूछा करो डाउट्स। आज 2-3 लेक्चर हुए तो अब थोड़ी थोड़ी आवाज़ें निकल रही है तुम्हारी, बट इट विल बी नाइस टू एक्चुअली टॉक, है ना। बात करो कि भाई सर आपने जो पिछली क्लास में पढ़ाया क्या ये सब तो अच्छा ही लगा, हमें ये तो मज़ा नहीं आया, ऐसा कैसे होता है। पूछा करो, पर अब वो नहीं पूछोगे तो पता कैसे चलेगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर। पूछोगे तो मुझे पता चलेगा ये आंसर देना है कि नहीं। जैसे अब हंट्स रूल का पूछा तो अच्छा लगा मुझे कि हाँ पूछा, अभी मुझे बताना है कि नहीं बताना है, देन आई विल टेक अ डिसीजन। माई डिसीजन विल बी द बेस्ट डिसीजन फॉर यू बिकॉज वही तुम्हारे लिए वर्क करेगा। अब उसको डिसीजन पॉइंट तक पहुँचा तो सही मेरे को। यू कीप ऑन आस्किंग मी थिंग्स, स्पेशली व्हेन वी लर्न आफ्टर दिस थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, तो अंडरस्टैंड द आइडियाज एंड whatever that you don't understand प्लीज़ आस्क, ठीक है। स्टडी का स्ट्रैटेजी जो है वो सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी एटीट्यूड से डिसाइड होता है। मेंटेन अ नाइस एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंस, डोंट जस्ट डू अ बाइनरी काइंड प्लस 0-1 कि आया नहीं आया, आया नहीं आया, तो आप वो त्रिशंकु बन के लटके रहोगे। या तो आपको लाइफ में चीज़ आती है या फिर नहीं आती, एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही होगा।
थिंक अबाउट द ग्रे एरियाज, कहाँ नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, कौन सा लॉ था, उस लॉ के अंडरस्टैंडिंग में किस जगह पे डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से नहीं आती है, एंड यू कैन टॉक टू मी अबाउट दैट एंड देन आई विल गिव यू फीडबैक। तो अगली बार हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिक्स से करा देंगे, हाँ बिल्कुल करा देंगे, और सब करा देंगे, बेसिक्स बहुत अच्छे से करेंगे और सब अच्छे से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, एंड बेसिक्स ही करेंगे। इट डजेंट मेक एनी सेंस कि मैं आऊँ क्लास में और बड़े बड़े क्वेश्चंस करूँगी, सीधा तुम क्वेश्चंस करो, तुम तो रिपीटर हो ना, बैठ के क्वेश्चंस करो, तो वो बहुत ही अनफेयर होगा। तुम भी ऐसा मत करो, मेरा तो सलाह ये है, तुम भी ऐसा मत करो। अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया। अपने घर में जेई का सिलेबस जो है ना केमिस्ट्री का, उसका प्रिंट आउट लेके, बड़ा मैग्नीफाइड प्रिंट आउट लेके चिपका दो एक दीवार के ऊपर, एंड रीड एवरी वर्ड of that syllabus very carefully and understand and check कि यार वो चीज़ तुम्हें आती है कि नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं जेई में। मैं तुम्हें जैसे कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो जेई के सिलेबस में जैसे लिखा है डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट सिग्निफिकेंस एक ऐसा सिलेबस में पार्ट है, ऐसे बहुत हर वर्ड जो है जेई सिलेबस का मीन समथिंग। डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट का सिग्निफिकेंस इन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा एक पार्ट लिखा है कि आपके सिलेबस में। नाउ थिंक अबाउट इट, टेक इट एज अ चैलेंज। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रियली राइट अप ऑफ वन पेज, मैं बोलूँगा एक आर्टिकल लिखो, एक पैसेज लिखो ऑन दिस, व्हाट यू अंडरस्टैंड, क्योंकि तुमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स, सब बेसिक्स पढ़े हैं, टफ क्वेश्चंस भी किए हैं, इजी क्वेश्चंस भी किए हैं, बट हाउ मेनी ऑफ यू कैन एक्चुअली गिव नोट और यू कैन से अ स्पीच ऑन की डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का सिग्निफिकेंस क्या है इन दी थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और इनके सिग्निफिकेंस में डिफरेंस क्या है। दैट इज व्हाट you are expected to know. So if you don't know this, if you solve 100 questions or 200 questions, at the end of the day you don't know what is there in the syllabus, you are just doing questions जो कभी हो जाते हैं तुमसे, कभी नहीं हो जाते हैं, तो सब भगवान भरोसे चल रहा। तो जेई का सिलेबस चिपका दो और उसका एक एक वर्ड अंडरलाइन करो कि ये मेरे को आता है कि नहीं आता है। जितना ज़्यादा डीप में जाओगे उन वर्ड्स में जो मेंशन्ड है सिलेबस में, तो तुम सही जा रहे हो। और अगर रैंडम किताबें कर रहे हो, ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसका कोई लेना देना नहीं हमारे से, तो तुम टोटली अपने एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हो। योर स्टडी शुड बी गाइडेड, फुल्ली गाइडेड बाय व्हाट इज देयर इन द सिलेबस, एंड नॉट बाय सम अदर रैंडम बुक कि भाई उस ऑथर की बुक अच्छी है, जो एन अवस्थी बोलता है वो मैं पढ़ूंगा। नहीं, तुम वो नहीं पढ़ोगे, तुम ये सिलेबस क्या बोलता है वो पढ़ोगे। ये तुम्हारा गाइडिंग पॉइंट है। उस चीज़ को पढ़ने के लिए तुम क्या सोर्सेज यूज करते हो, उस पर मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, पर पढ़ना यही है। डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का सिग्निफिकेंस तुम 10 बड़ी बड़ी किताबों से पढ़ो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट पढ़ो सिर्फ यही, और आलतू फालतू चीज़ें नहीं, ठीक है ना। सो मेनली एक ऐसा बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे धीरे धीरे। अब जैसे जैसे अपन 2-3 लेक्चर होंगे तो सब सही होगा, बट उस सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो यू विल सी अ ग्रेट चेंज, मतलब बहुत ज़बरदस्त रैंक इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे सारी चीज़ें और सारे बेसिक्स से ही करेंगे। डोंट वरी अबाउट द कि भाई आयनिक इक्विलिब्रियम बिल्कुल नहीं आता सर, उसको एकदम सिंपल से करवाओ, हम बिल्कुल सिंपल से करेंगे। ऐसा तुम मेरे लेक्चर्स में बिल्कुल फियर मत रखो। कुछ चैप्टर्स जो इनहेरेंटली टफ है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट, वहाँ दिक्कत हो सकती है, बट आयनिक इक्विलिब्रियम, अदर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, वट एवर दीज थिंग्स आर, वो इनहेरेंटली टफ चैप्टर्स नहीं है, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो फिर अगली बार मिलते हैं अपन, एंड वी स्टार्ट विद दी thermodynamics and all that.